इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर 4 जो कल पढ़ चुके थे लूसेंट में। रूल थर्ड तक फोर्थ है, नीडेंट और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होगा। चाहे यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन सब में हम आरेंट डेरेंट इन सब का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में करेंगे। एस या ईएस नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नीडेंट प्लूरल वर्ब के रूप में दिया गया, गो देयर। तब इसको यहाँ पर सही किया जाएगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नीडेंट के साथ यहाँ पर यस लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है इसमें। फिर उसके बाद नॉट है, गो देयर, तो ये है प्लूरल की जगह सिंगुलर वर्ब में यूज किया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको रूल बताया गया है कि नीडेंट और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ही डेरेंट। यहाँ पर ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, डेरेंट प्लूरल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, अपोज हिज फादर। तब ये सेंटेंस हो जाएगा राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही डेरेंट प्लूरल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, अपोज हिज फादर। रोंग हो जाएगा क्योंकि इसमें डेयर के साथ एस लगा है, जबकि बताया गया है कि हमको सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ डेरेंट नीडेंट लगेगा, डेरेस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है ऊपर दिए गए उदाहरणों में नीडेंट डेरेंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर रूप में नहीं किया जा सकता। नोट में कह रहा है लेकिन डेयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर व प्लूरल दोनों ही रूप में होता है। जैसे यहाँ पर है ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज। अब यहाँ पर यह सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तब इसमें हम एस या ईएस लगाएंगे, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ डेयर्स लगा दिया गया, फिर टू फेस द डिफ़िकल्टी। अब ये टू लगा है तो फिनिटिव नॉन फिनिटिव वाली जब वर्ब पढ़ेंगे तब उसमें आपको ये डिस्कस करके बताया जाएगा कि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट है सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नीड का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें हम एस या ईएस लगाएंगे तब ये बनेगी नीड्स। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तब एस या ईएस लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सी सिंगुलर है, नीड प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दे प्लूरल है, तो नीड प्लूरल वर्ब है, तब यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने देखा कि दे प्लूरल होता है, इसके साथ नीड्स ऐसे वाला है, ये नहीं लगेगा। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, नीड्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद बुक दे रखा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दें इन नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देखना है। अब इसमें क्या देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। तो ये हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि ही के साथ डज आता है और जो दे होता है उसके साथ डू लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डज, फिर उसके बाद नॉट है, फिर डेयर है, डेयर की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे टू गो आउट इन द सन, तब ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। सी डज नॉट नीड ए बुक, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट सिंगुलर वर्ब है, फिर उसके बाद नीड मेन वर्ब है, तो जी एस ए बी का मतलब है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब।
नेक्स्ट सेंटेंस है आई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब डू नॉट दी गई है, फिर नीड मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया ए पेन। तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा सही, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वाली ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। अगर अपोजिट है तो रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नोट। यहाँ SAB का अर्थ है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा अभी ऊपर बताया है। सेकेंड रूल है डेरेंट तथा नीडेंट के बाद इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है टू का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ही डेरेंट टू कम हेयर। तो डेरेंट के बाद यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट के बाद टू का प्रयोग होगा, लेकिन अगर ये नोट ना लगा होता तब टू का प्रयोग करते, जैसा ऊपर सेंटेंस हमने देखे हैं। तो यहाँ पे डेरेंट के बाद टू लगा फिर कम लगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नोट के बाद टू नहीं लगेगा। ही डेरेंट कम हेयर, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यू नीडेंट गो देयर, तो नॉट के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, रूल में बताया गया है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यू नीडेंट गो देयर, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लगातार दे रखा होता यू नीड फिर उसके बाद टू फिर गो देयर, जैसा ऊपर अभी हमने पढ़ा था, जब इसको मेन वर्ब के रूप में लेंगे तो इसके बाद टू का प्रयोग होगा, जैसा थर्ड में बताया गया। यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना या हिम्मत करना, हिम्मत पड़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो, तो इसके बाद इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है, जैसे ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, जैसा अभी हमने बताया कि डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज होगी, तो मेन वर्ब के बाद फिर टू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर नॉट लगा है, डेरेंट नॉट या डेरेंट दे रखा है, फिर उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। ही डेयर्स अपोज हिज फादर, यहाँ पे दो वर्ब है, एक मेन वर्ब के रूप में और दूसरी अपोज भी वर्ब दे रखी है, तो ये गलत हो जाएगा, तब टू लगना चाहिए। सी नीड्स टू कम हेयर, अब ये सेंटेंस सही है। सी नीड्स कम हेयर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, नीडेंट वाले में टू का प्रयोग नहीं होगा। इन सारे रूल्स को याद रखना है, फिर इसके बाद मिसलिनियस वाले कराए जाएंगे। नेक्स्ट रूल है सपोजिशनल सेंटेंसेस प्राय इफ, एस इफ, एस दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ विशेष का प्रयोग होगा, ही के साथ भी विशेष का प्रयोग होगा। प्लूरल है बी विश, तो यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो पी बी के साथ विश का प्रयोग होगा। से स्टार्ट होते हैं, इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। कोरी कल्पना जो कभी सच नहीं हो सकती, हम अपने सिर्फ दिमाग में ख्यालों में सोचते हैं, जैसे कार्टून या एनिमेशन फिल्म देखते हैं, फिर सोचते हैं कि हाँ रियल में अगर ये होते, या कोई मैजिक वाली पिक्चर देख लेते, सोचते हैं कि हमारे पास भी मैजिक होता तो हम ये गायब कर देते या ये कर देते। यह असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विश बीना वर माई वाइफ, मैं यहाँ पर आशा कर रहा हूँ कि बीना मेरी वाइफ होती, तो ये असंभव है, वो दूसरे की वाइफ है तो मेरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर कल्पना में जीना चाहें तो जी सकते हैं, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आई विश वीना वॉज माई वाइफ, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ये वॉज या वर का प्रयोग क्यों करते हैं? अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके हम बोल चाल से, एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता है। बुक बोलती नहीं है, तो बुक नहीं बोलती हैं, तो इनके लिए हम नॉर्मल अगर दे रखा तो वॉज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी जाती हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर बुक में क्या बताया गया है, क्या एक्सप्रेशन है।
सेंटेंस में मैंने शायद बताया भी था आपको। नेक्स्ट है इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंडेड मी। यदि वह मेरा बॉस होता तो वह मुझे सस्पेंड कर देता, नौकरी से निकाल देता। तो ऐसा है नहीं। तो इफ़ ही वॉज, ये सिंपल हो जाएगा कि वह मेरा बॉस होता तो वो मुझे बाहर निकाल देता। यहाँ पे कोरी कल्पना का प्रयोग नहीं हो रहा, ये सिंपल भाषा में बोला जा रहा, पास्ट की फॉर्म में। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। जब हम कोई रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो बुक में अंग्रेज़ों ने अपनी भाषा में लिख रखा है कि कैसे समझेंगे कि कोरी कल्पना हो रही, धमकी हो रही, डिटर्मिनेशन हो रहा, निश्चय हो रहा है, अवश्य हो रहा है, ज़रूर हो रहा है। तो इन चीज़ों को लिखने के लिए इन्होंने हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर दिया, जिससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये कहा जाता है। जैसे बुक पढ़ाते समय टीचर जो लिखा होता वैसा एक्सप्रेशन कैसे करता है, ओह माय गॉड, इस टाइप से या किसी भी टाइप से, तो वो सारी हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही करते हैं। क्योंकि सजीव चीज़ हो तो उसके एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं। बुक है, बुक तो एक्सप्रेशन कुछ नहीं कर सकती, मगर उसकी हेल्पिंग वर्ब को समझकर हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी। रमेश ऐसे बात करता है मानो जैसे वह निप्पो कंपनी का मैनेजर हो। तब यह सेंटेंस सही हो जाएगा कब, जब ही के साथ यहाँ पर इफ़ लिखा है। अभी हमने पढ़ा है कि जहाँ पर इफ़ होगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बर का प्रयोग होगा, तब ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। रमन टॉक्स टू मी एज इफ दे रखा है, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, इसके बाद बाज दे रखा है, ये सिंपल सेंटेंस होता है। इससे किसी भी कोरी कल्पना का प्रयोग नहीं पता चलता। द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी, ये रॉन्ग हो जाएगा। नोट, जबकि कंडीशनल सेंटेंसेस प्रायः इफ एस दो से स्टार्ट होते हैं, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ एस दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक बर का प्रयोग होता है। जैसे इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू। यहाँ पर इफ दे रखा है, इफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, फिर प्लूरल वर्ब कम दे रखी है, फिर हेयर, आई विल टीच यू। ये फ्यूचर के लिए टेंस दिखाया गया है कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ये सेंटेंस हुआ सिंपल सेंटेंस। ये भी कोरी कल्पना है कि यदि आओगे तभी मैं पढ़ाऊँगा, यदि दे रखा है, लेकिन पूरी तरीके से ये कोरी कल्पना नहीं है, वास्तविक स्तर का बोध हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वास्तविक। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ संभव हो ही नहीं सकती, संभव हो सकती है। स्नेहा लुक्स एज दो शी हैज़ बीन वर्किंग। स्नेहा ऐसी दिखती है जैसे कि वह काम कर रही है या काम कर चुकी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगा, फिर बीन लगा है, फिर वर्किंग। ऐसा लग रहा है कि बीना काम कर रही है। नेक्स्ट रूल है सिक्स वाला रूल। अब नेक्स्ट वीडियो में एक बार छोटे छोटे पार्ट में, फिर जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे रिवीजन के टाइम, पूरा एक चैप्टर बनाएंगे, चाहे 4 घंटे का हो, 5 घंटे का, फिर पूरा चैप्टर होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।